भाई बड़े खुश नजर आ रहे हो, खैरियत है? हाँ भाई, आज जरा मैं खत पोस्ट करके आया हूँ आपकी भाभी को। अच्छा भाई, यार मैं भी खत पोस्ट करके आया हूँ तेरी भाभी को। वाह यार, कहाँ रहती है अपनी भाभी? पंजाब में रहती है यार। ओह अच्छा, यार तेरी भाभी पंजाब में रहती है। पंजाब में कहाँ रहती है? लोधरा में रहती है। और तेरी भाभी भी लोधरा में रहती है। और लोधरा में कहाँ रहती है? और गुलाबपुरा मोहल्ले में रहती है। और तेरी कहाँ रहती है? और भाई मेरी भी गुलाबपुरा में रहती है। घर नंबर कौन सा है? यार घर नंबर तो 200 है। हैं? और मेरी वाली का भी 200 है। कौन है? यार पता तो बिल्कुल सेम हो गया। तेरी वाली कौन सी है? मेरी वाली तो अंजू है यार। क्या तेरी भी अंजू है? ओए शुक्र है। यार मेरी वाली तो मंजू है, लेकिन पता तो सेम हो गया। अब क्या करें? है? हाँ यार। लो जी स्टूडेंट्स, इन दोनों का पता तो हो गया सेम। अब लेटर किसको किसको मिलेगा इसका पता नहीं है। मतलब यहाँ पर एक थोड़ी परेशानी हो गई कि कोई से भी दो लोगों का पता या एड्रेस बिल्कुल सेम हो तो क्या होगा। क्या ऐसा होता भी है? मतलब ऐसा तो होना चाहिए ना कि कम से कम एक डिफरेंस तो ऐसा जरूर हो पते में, ताकि हम सही तौर पर एड्रेस के मुताबिक जिसको हम चाहते हैं वहीं पर ही कुछ ना कुछ पहुंचा सके, पोस्ट कर सके। बहरहाल अब हम पोस्ट कुछ करने नहीं जा रहे। हम एक बात समझ लेते हैं कि जो अंजुम मंजू है ये हैं दो इलेक्ट्रॉन्स और ये रहते हैं एक ही एटम के अंदर। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस वाले शेल में रहता है? शेल का मतलब वो जगह जहां वो रहता है, जहां पर उसके पाए जाने का इम्कान मैक्सिमम है। इनको हम ऑर्बिट भी बोल सकते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन्स तो काफी सारे हैं एक ही एटम के अंदर, लेकिन उसका शहर कौन सा है, उसका मोहल्ला कौन सा है, उसका घर कौन सा है, और वो घर में कौन सा मेंबर है, क्योंकि एक घर में कई मेंबर हो सकते हैं। तो हमने इसी ही तरह से एटम के अंदर मुख्तलिफ लेवल्स को कुछ नंबर्स दिए हुए हैं ताकि हम उन नंबर्स को पढ़कर एग्जैक्टली उस इलेक्ट्रॉन को समझ सकें या पढ़ सकें या हम उसके बारे में स्टडी कर सकें किसी भी तरह की जिसको हम चाहते हैं। तो ये आज का है टॉपिक, और जो नंबर्स होंगे जो इलेक्ट्रॉन को डिफरेंट लेवल्स पर दिए जाएंगे वो कहलाएंगे क्वांटम नंबर्स। इसको तफसील समझते हैं। आप ये देख रहे हैं लेक्चर उमैर खान एकेडमी में और मैं हूं उमैर अली खान। अब मान लीजिए कि आपके पास जो ऑर्बिट है वो एक प्रोविंस की तरह है। मतलब आप समझ लीजिए कि वो एक प्रोविंस है और जो उस प्रोविंस के अंदर हमारे पास एक सिटी है और सिटी के बाद हम मानते हैं कि वहां पर कुछ सिटी में हाउसेज हैं जिनमें कुछ लोग रह सकते हैं, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब हम मजीद आगे चलते हैं, अगली बात समझते हैं कि अगर हम मानते हैं कि हमारे पास ऑर्बिट या शेल है किसी एटम में तो वो के हो सकते हैं, हो सकता है उसमें एक ही शेल हो के। अगर दो शेल हुए तो एल भी होगा, यानी के और एल दोनों। और अगर आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि एम भी हो और एन भी हो, यानी के एल एम एन वो बड़ी जगहें हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन रिजाइड करते हैं। लेकिन इन जगहों को जैसे मैंने कहा प्रोविंस माना हुआ है, तो अगर हम इनसे मजीद छोटे लेवल पर चलते हैं तो हमारे पास नए लेवल्स आते हैं। जैसे मैंने कहा सिटी। अब सिटीज ऐसा है कि के में एक ही सिटी है, उसका नाम है एस, और एल के अंदर दो सिटीज हैं एस और पी। या आप यूं कह सकते हैं कि ऐसा शेल जिसको हमने एल माना है वो मजीद दो सब शेल पर मुश्तमिल है या दो एनर्जी लेवल्स हैं वहां पर। इस तरह एम में तीन एनर्जी लेवल्स हैं जिनको हम नाम देंगे एस पी और डी, और एन के अंदर भी मजीद लेवल्स हैं जो एस पी डी एफ है। मतलब के एल एम एन में मजीद छोटे छोटे या उससे छोटे सिटीज हैं। और अगर हम मजीद आगे चलते हैं तो सिटीज के अंदर घर हैं। तो आप हमेशा मानेंगे कि एस में सिर्फ एक ही घर होता है। देखें इस घर एस में भी एक ही घर है, लेकिन फर्क ये होगा कि चूंकि ये के अंदर है तो हम इसको एक खास नाम से पुकारेंगे, क्योंकि के पहला शेल होता है, इसलिए इसको नाम देंगे 1s का और इसको नाम देंगे 2s का। अब ये 1 और 2 से क्या मुराद है? ये 1 और 2 असल में यहां से आए हैं। भाई ये क्या है? के की वैल्यू हमें 1 रखनी पड़ी और एल की 2, क्योंकि वो पहला शेल है और ये दूसरा। इसी तरह एम तीसरा और एन क्या है? चौथा शेल है। इस तरह हमने 4 शेल के नंबर दे दिए। असल में
जब हम पता लिखते हैं, जैसे हम अपने मोबाइल को देखें तो मोबाइल में सबसे पहले एक कंट्री कोड होता है +92 या +93 +94 96 एक्सेट्रा। इसी तरीके से हम आगे चलते हैं तो हमें उसके आगे एक स्पेसिफिक कंपनी का, या आप कह लीजिए जो सेलुलर कंपनीज होती हैं उनका कोई एक स्पेसिफिक नंबर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद किसी टेरिटरी का नंबर होता है, और जो लास्ट में नंबर होते हैं वो किसी एक पर्सन से मुंसलिक होते हैं, मतलब वो सबके डिफरेंट होंगे। पहले वाले नंबर्स जो हैं वो में काफ़ी हद तक कॉमन जो फिगर्स हैं वो होते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर भी चलेगा, लेकिन आपको आहिस्ता बात समझ में आ जाएगी। जैसे कि ये देखें कि ये आपके पास के लिखने की बजाय हमने लिख दिया 1, और L लिखने की बजाय 2, M लिखने की बजाय 3, और N लिखने की बजाय हम 4 लिखेंगे। इस तरह समझ लीजिए एक बड़ी क्या कहते हैं टेरिटरी या इलाके का नंबर हमने डाल दिया। अब उसमें जो मजीद छोटे शहर हैं या कस्बे हैं उनको भी हमने नंबर से शो करना है ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। जैसे मिसाल के तौर पर हम यहाँ जिक्र करते हैं कि ये हमारे पास S है, के में सिर्फ एक ही, अगर के एक प्रोविंस है तो उसमें एक ही सिटी है, L में 2 सिटी हैं, M में एटसेट्रा 3 और 4 रिस्पेक्टिवली। S को भी एक नंबर दे दिया है 0, जहां S आपको मिलेगा 0। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि ये पहले शेल में रहता है तो उसका नाम होगा 1S, और ये दूसरे शेल में रहता है तो 2S। इसी तरह से ये P भी दूसरे शेल में रहता है, इसलिए आपको 2P नाम देना पड़ेगा। तो ये आपके पास 1 2 3 एक्सेट्रा चलेगा, यानी जो 1 वाले हिस्से में 1 और जो 2 वाले हिस्से में 2, जो 3 वाले हिस्से में होंगे वो 3 और 4 वाले में 4 4 4। अभी हम इनको समझते जाएंगे तो हमें आसानी से मजीद बातें पता लग जाएंगी। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि S को आपने एक नंबर दे दिया, और जब हम शेल या ऑर्बिट को नंबर देते हैं तो हम बोलते हैं N, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसी तरह से अगर L कहे जाएगा तो एजिमुथल क्वांटम नंबर, अगर M होगा तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और इसी तरह अगर S हुआ तो स्पिन क्वांटम नंबर। अब S को 0 कहा, S को 0 कहा, S को 0 कहा, S को 0 कहा, लेकिन ये 1S, ये 2S, ये 3S, ये 4S कहलाएगा। इसी तरह से हमने P पहले शेल में नहीं होता लेकिन दूसरे शेल में P होता है, इसलिए हमने इसको नाम दिया P। लेकिन P को जो हमने एजिमुथल क्वांटम नंबर देना है वो 1 है। तो S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3। तो आप जहां जहां देखोगे S के सामने 0 होगा, P के सामने 1 होगा, D के सामने 2 होगा और F के सामने 3 होगा। इस तरह से हमें नंबर दे दिया। अब मान लीजिए कि हम थोड़ा सा यहां समझते हैं कि मैं लिखा 3 और फिर लिखा 1, ये हम आखिर में समझेंगे 3 और 1। अब मजीद आगे चलते हैं। अब ये वाली बात देखने को आती है कि जो S है आपके पास, S में एक ही घर है, मतलब समझ लीजिए इस सिटी के अंदर एक ही घर है और इस मोहल्ले में एक ही घर है, तो हमने उसको एक दफा सर्कल से शो कर दिया। जो P है उसको हमने 3 सर्कल से शो किया, और असल में ये डिफरेंट ओरिएंटेशंस में इलेक्ट्रॉन्स जो रिजाइड करते हैं उनके बारे में बात लिखी गई है। तो देखें ये आपके पास क्या लिखा है, P में 3 घर हैं और D में 5 घर हैं और F में 7 घर हैं। आप इन घरों को नाम दे सकते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। अब मिसाल के तौर पर हम ये करते हैं कि अगर हमने मालूम करना हो कि ये घरों की तादाद किस तरीके से निकाली जा सकती है तो हम यहाँ पर देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन घरों की तादाद को हम यहाँ पर लिखेंगे। ये समझ लीजिए एक घर को शो करता है, ये भी एक घर को, ये 3 घरों को, ये 5 घरों को, जैसे ये 5 घर बनाए गए हैं, और ये 7 घरों को शो करता है। तो S के सामने हमेशा एक ही फिगर होगा जिसको आप फिगर मान ले, मतलब 0 इज नॉट अ नथिंग, 0 मीन्स अ फिगर, और 0 रिप्रेजेंट्स अ हाउस विच कंटेन समथिंग, जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं। ये मैं थोड़ा सा आगे क्लियर कर देता हूं। और इसी तरह से
यहाँ पर 1 2 3 घर हैं, तो यहाँ पर हमने 1 2 3 लिखे हैं, इनको नाम दे दिए है। अब 3 घर हैं, इनको जब हम बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं पंजाब, लेकिन उसको नाम भी, उसको एक फिगर से भी शो किया जा रहा है, जैसे हमने कह दिया कि 1। इसी तरह से अगर हम कहें कि इसका नाम PX PY और PZ है, तो इनको नाम भी दे सकते हैं, +1 0 और -1। इसी तरह यहाँ पर भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा किया गया, +1 0 -1। लेकिन जब हम बात D की तरफ आते हैं तो D के भी नेम्स हैं, जैसे DXY DYZ DZX DX2Y2 DZ2। तो ये तो उनके नेम हो गए, और उनके नंबर्स +2 +1 0 -1 -2 रिस्पेक्टिवली आप कह सकते हैं। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहलाते हैं, जैसे कि मैंने वहां पर उसको लिखा है। फिर इसके बाद अगर हम इसी तरह से S P D और F पर आते हैं, तो F में हमारे पास, जैसे मैंने कहा कि 7 घर हैं, और सातों घर का नाम भी है, जैसे FX FY FZ FXZ2 FYZ2 FXYZ NFZ3। ये आपके पास नेम है, लेकिन इनके नंबर्स कैसे शो होंगे वो इसी तरह से +3 +2 +1 0 -1 -2 -3। अब ये जो आपके पास नंबर्स हैं, अगर इनको थोड़ा शॉर्ट कर लें तो यूं भी लिख सकते हैं 0 +-1 +-2 +-3। ये हमारे पास 0 +-1 +-2, ये हमारे पास इसी तरह से 0 +-1 यानी P के लिए, और S के लिए हम 0 ही लिख देंगे। अब थोड़ी सी बात समझते हैं मजीद आगे जाकर। ये घर हैं, ये घर हैं। मैं एक एग्जांपल आपको समझाता हूं P से। देखें, चंद बातें हम शायद जानते हैं पहले से ही, मैं समझता हूं, लेकिन तुमको फिर भी रिवाइज कर देते हैं कि P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। P में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और इसी तरह मैंने लिखा है K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, L में 8 इलेक्ट्रॉन, M N के अंदर 32 तक जा सकते हैं। और ये भी तरतीब सही है S P D और F में कितने कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। X में मैक्सिमम 2, P में 6, D में 10 और F में 14, ये आप लिख सकते हैं। लेकिन हम इसको लोअर लेवल से कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये मानते हैं कि हमारे पास 1 2 3 घर हैं। अब आपने एक बात याद रखनी है कि हर घर के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और अगर दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही घर में रहते हैं, जैसे अंजू मंजू भी एक ही घर में रहते थे, तो फिर घर का पता तो सेम है, लेकिन अफराद मुख्तलिफ हैं। तो हम उनमें से एक इलेक्ट्रॉन को नाम देंगे कि वो ऐसा है जो क्लॉकवाइज हरकत कर रहा है, और एक वैसा है जो कि एंटी क्लॉकवाइज हरकत कर रहा है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि उन दोनों की मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी डिफरेंट हैं। मतलब अगर आप उन्हें मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाएं तो उनकी स्पिन से आपको एक, क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम मिलेगा। ठीक है, वो स्पेक्ट्रम डिसाइड करेगा, जिसे हम डबलेट स्ट्रक्चर कहते हैं। बहरहाल हम उसको काफी कीनली नहीं पढ़ते, लेकिन अब आपने याद ये कर लेना है कि एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज हरकत कर रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज हरकत कर रहा है। तो आपने एक का नाम अंजू रख दिया, एक का नाम मंजू। घर के अंदर वो एक ही है, घर के अंदर मतलब एक ही घर में है, पर उनके नाम हमने अलग कर दिए हैं। तो ये जो आपके पास आखिरी स्पिन क्वांटम नंबर है, ये असल में इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन के एतबार से अरेंज किया गया है। मतलब किसी भी घर में अगर 2 अफराद रहते हैं तो एक की स्पिन क्लॉकवाइज और एक की एंटी क्लॉकवाइज होगी इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से। और इसी तरह से अगर 3 घर हैं तो तीनों घरों में 2-2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और सबकी स्पिन क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज होगी। एक वक्त में अगर एक इलेक्ट्रॉन होता है तो उसकी स्पिन एक कोई भी हो सकती है, लेकिन अगर एक वक्त में एक ही घर में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो उनकी स्पिन सेम नहीं हो सकती। अच्छा, फिर हम आगे चलते हैं, तो हम वापस कैलकुलेट करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, अब मैंने आपसे ये कहा कि एक घर में 2 ही अफराद रह सकते हैं। तो अगर हम मान लेते हैं कि यहां पर 2 अफराद हैं, 1 और 1 2, इसी तरह 2 यहां पर 2 यहां पर, कितना हो गए 2 2 2 6 हो गए। यानी P में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 आ सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास दूसरा शेल है और उसमें S भी है और P भी है, एक घर में 2 अफराद आ सकते हैं, तो यहां पर भी अगर एक, ये अलग अलग स्पिन को शो करने के लिए हम एरोज डिफरेंट लगाते हैं। तो हम मान लेते हैं कि यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और 6 यहां पर रहते हैं, तो कितना हो गए 6 + 2 = 8। तो यही हुआ कि L जो कि दूसरा शेल था उसमें 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं।
बिल्कुल सेम अगर हम सिमिलरली कहें कि पहला शेल में s के अंदर अगर 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो फिर k के अंदर भी 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और ऐसा ही है s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो k में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर यही चीज हम दोबारा कैलकुलेट करें, सपोज कीजिए हम यहां पर कैलकुलेट करते हैं, अब यहां पर अगर यानी हम 4th शेल में इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास कुल कितने हो गए, 7 हाउसेस हो गए। हर हाउस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 7 2 14 इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे। ये 5 हाउसेस हैं, हर हाउस में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और इसी तरह से 3 हैं, कुल घर तो इलेक्ट्रॉन 6 आ सकते हैं, और एक घर में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 plus 2 is equal to 8, 8 plus 10 is equal to 18, and 18 plus 14 is equal to 32। और वाकई में ऐसा हुआ कि अगर हम n में रहने वाले s p d f के सारे इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लें तो हमारे पास लास्ट शेल यानी 4th शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ये थी एक अहम बात कि आप इलेक्ट्रॉन्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा फिर इसको रिवाइज करते हैं, बात समझते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो देखें, 4 हमारे पास शेल्स हैं, उनके नाम 1 2 3 4 हैं, क्वांटम यानी इसे कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हिसाब से। उसमें सब शेल्स हैं जिनमें s sp spd और spdf हैं, जिनके एजिमुथल क्वांटम नंबर बिल तरतीब ऐसे हैं, यानी s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। फिर हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे आते हैं और हर घर को एक नाम देते हैं। तो हमने कहा जहां पर एक ही घर है उसको हमने 0 नाम दिया, जहां पर 3 घर हैं उसको +1 0 और -1 नाम दिया, और जहां पर 7 घर हैं तो उसको +3 +2 +1 0 -1 -2 -3, या फिर 0 +1 +-1 +-2 और +-3 नाम दिया। हर घर में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और हर इलेक्ट्रॉन की स्पिन अगर वो दोनों एक ही घर में रहते हैं तो डिफरेंट है। अब जो ये फिगर हम बना रहे थे, जरा इसको पूरा कर लेते हैं। ये एक नंबर है, फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा 3 और फिर हमने लिखा 1, फिर मैं लिखता हूं +1, और +1 लिखने के बाद मैं लिखता हूं -12। ये है जी वो, समझ लीजिए अंजू या सिर्फ मंजू का। अगर -1 अंजू है तो इसका मतलब ये है -12 मतलब अंजू है, तो ये अंजू का पता है। और अगर यहाँ +12 कर दिया गया तो उसी घर में दूसरे फर्द का पता है। तो अगर किसी के पास ये लफ्ज लिखा हुआ हो तो सवाल ये है कि आया कि ये किस इलेक्ट्रॉन का पता है, तो आप कहेंगे मैं अभी बता देता हूं वो कैसे। 3 का मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। चलें पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। 1 का मतलब यानी वो 3 में रहता है, 3 का मतलब है 1 2 3 तीसरे शेल में रहता है। और हम मान लें कि 1 क्या है, 1 उसके अंदर एक और सब शेल, और 1 किसको शो करता है, मैंने कहा S0 के लिए P1, तो इसका मतलब है P में रहता है, तीसरे शेल में P में रहता है। फिर लफ्ज आता है +1, इसका मतलब यह है कि वो px में रहता है। मिसाल के तौर पर देखें, सबसे पहले 3 यानी इस शेल में रहता है, नंबर 1, नंबर 2 में 1 लिखा है, 1 यानी p में रहता है। फिर +1 यानी +1 px में रहता है, और आखिर में -12, और उस घर में जो 2 फर्द हैं जो -12 स्पिन रखता है वो है ये पता रखने वाला इलेक्ट्रॉन या फर्द। इस तरीके से आपने बता दिया कि अगर हमें क्वांटम नंबर 4 हो गए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर पता हो तो हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है। मिसाल मजीद भी ली जा सकती है, जैसे अगर हम लिख दें 4, लो भाई 4, फिर इसके बाद लिख दें 3, तो इसका मतलब है कि वो कहाँ रहता है, F में। और फिर हम लिख दें आगे फॉर एग्जाम्पल +2 का मतलब है कि वो FY में रहता है। वैसे ये चेंजेबल होते हैं नाम, जिसको भी जो देना दे सकें, लेकिन फिलहाल हम इसको मतलब स्टैटिक कंसीडर कर लेते हैं। और फिर उसके बाद लिखते हैं +12, इसका मतलब है कि उसकी स्पिन +12 है, मतलब 4th शेल में रहने वाला, F ऑर्बिटल में रहने वाला और FY डी जनरेट ऑर्बिटल में रहने वाला जो इलेक्ट्रॉन है
और क्लॉकवाइज स्पिन रखता है, वो है जी ये इलेक्ट्रॉन। तो ये था जी इलेक्ट्रॉन का पता कि हम इलेक्ट्रॉन को कैसे बता सकते हैं कि किसी एटम में वो रहता है। अब हम लेते हैं छोटे से कुछ फार्मूलाज हैं हमारे पास। अगर कुछ चीज़ें तो आपको ऐसे याद ही हैं, अगर नहीं भी याद तो फार्मूला के जरिए से याद कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम जिक्र करते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर फाइंड आउट करने हैं, सपोज कीजिए हमें यहाँ पर सिर्फ एक एल वेरिएबल नजर आ रहा है। हम मान लेते हैं कि कहीं से भी आप एल उठा लें, ये एल कोई भी ले लें, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 2। तो 2 किसके लिए होता है? डी के लिए। तो हम यहां लगाते हैं 2 इंटू एल की जगह पे हम लगा देते हैं 2 और +1। तो पहले इसको आप हल करेंगे, 2 2 ज़ा 4 +1 इज इक्वल टू 5 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी ये वाला 2 इज इक्वल टू 10। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें एल में इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने हैं तो एल अगर 2 है तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। और ये बात सही है कि एल 2 कब होता है? डी के लिए। और डी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10। इस तरह आप 10 इलेक्ट्रॉन के बारे में बता सकते हैं। अब हम आते हैं एक और कैलकुलेशन की तरफ। फॉर एग्जांपल हम ये देखना चाहते हैं कि अगर हमारे पास p है तो उस p जिसका एजिमुथल क्वांटम नंबर 1 होता है उसमें घरों की तादाद कितनी है, उसमें डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कितने हैं। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक फार्मूला है, हम यहाँ पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स के बारे में जानना चाहते हैं। तो देखें यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय, अब आपके पास L बेशक आप P ले लें या फिर चलो हम बात करते हैं D के लिए, 2 यहां लगा दिया हमने 2 और +1। तो 2 2 ज़ा 4 +1 इज इक्वल टू 5। यानी अगर हम L को 2 माने और L 2 कब होता है? D के लिए। तो D में जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे उनकी जो तादाद होगी वो कितनी होगी? 5। अगर इसी तरह से अब F के लिए निकालना चाहेंगे तो वो कितनी होगी? 7। और अगर आप P के लिए निकालेंगे तो ये आंसर निकलेगा 3। अब हम एक और छोटी सी बात की तरफ आते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं उस पूरे सिस्टम के अंदर, एटम के अंदर मुख्तलिफ शेल्स और सब शेल लेवल्स के ऊपर, तो वो कैसे किए जाते हैं। इसमें डिफरेंट रूल्स हैं। एक रूल जो इसमें बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ा जाता है या कीमती है उसका नाम आफ्बार रूल है। तो आफ्बार रूल जो है वो किस तरह से काम करता है इसको काफ़ी तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं, बट ये एक्चुअली ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स कौन से शेल में पहले जाते हैं और कौन से ऑर्बिटल डीजेनरेट ऑर्बिटल में पहले जाते हैं और फिर बाद में जाते हैं। तो फिलहाल हम थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखें हमारे पास एक को रूल है, इस रूल का नाम है N+L रूल। इस रूल का नाम है N+L रूल। इसमें ऐसा करना है कि फॉर एग्जाम्पल 1s जो 1 है वो शो करता है हमेशा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, और s के लिए ये वैल्यू हमेशा क्या है? 0 है। ये मैं एक बार यहाँ लिख भी देता हूँ आपको कि S, P, D और F के लिए जो हमारे पास वैल्यूज आती हैं, नंबर दिए जाते हैं एजिमुथल क्वांटम नंबर, तो वो 0 और P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3 है। तो अब यहां पर देखें, अब हमने करना ये है कि N+L रूल लगाना है। तो 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s में थोड़ा तरतीब में लिखा है, मतलब पहले शेल फिर दूसरा शेल, जैसे ये लिखा है 1s 2s 2p 3s 3p 3d। तो अगर हम ऐसे करके लिखें तो ये रूल बताता है कि n यानी आपके पास 1 और s 0 एजिमुथल क्वांटम नंबर रखता है, तो 1 + 0 इज इक्वल टू 1। इसी तरह 2s के लिए वैल्यू 2, 2p के लिए 2 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और p के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर मतलब L 1 होता है, तो 2 + 1 इज इक्वल टू 3। इस तरह एंड सो ऑन। अब आप देख रहे हैं कि 1 2 3 3 4 5 4, यहां पर इस रूल को अप्लाई कैसे करना है। अब इस रूल को अप्लाई कैसे करना है ये आपको समझना है। वो कैसे? आपने ये बात समझ लेनी है कि जो फिगर छोटा है वो पहले आएगा, जो बाद में है वो यानी बड़ा है वो बाद में आएगा। जैसे मिसाल के तौर पर अगर 1s के लिए ये आंसर 1 है तो 1s को पहले आना चाहिए,
यानी इलेक्ट्रॉन पहले इसमें जाएंगे, फिर 2s का आंसर 2 है तो फिर इलेक्ट्रॉन को 2s में जाना चाहिए, और फिर उसके बाद 2p है 3। अगर 3 3 यानी इक्वल आ जाते हैं तो इस रूल का बाकी पार्ट ये है कि आपने इनका n देखना है, जिसका n छोटा है वो पहले और जिसका n बड़ा है वो बाद में। जैसे देखें 3 और 3 है, आंसर इक्वल है n प्लस l का, लेकिन यहां n नंबर 2 है और यहां n नंबर 3 है, तो 2p में पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे और 3s में बाद में जाएंगे। मतलब जिसका n छोटा है वो पहले और जिसका n बड़ा है वो बाद में। तो नंबर्स को ऐसे काउंट करना है, उसका ना गिनती बन जाएगी 1s 2s 2p। लेकिन आखिर में अगर देखें यहां पर 5 है और फिर 4 है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन 3D में बाद में जाएंगे, पहले 4s में आएंगे। तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो आपको ऐसे लिखना पड़ता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, पहले 4s2 फिर 3d10। यानी इलेक्ट्रॉन्स जब भी फिल होंगे तो वो इस रूल के तहत होंगे। अब बाज़ औक़ात ये रूल अप्लाई करते हुए तो मुश्किल हो जाएगी कि हम हर दफ़ा n प्लस l वैल्यू निकालते रहें, तो इसका आसान हल ऐसा सोचा हुआ है जो ज़्यादातर लोग लिख देते हैं, वो कुछ यूं कि आप गिनती लिखें ऐसे 1 जो ब्लैक कलर में दिखाई गई है 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह से दोबारा लिखें लेकिन 2 से स्टार्ट करेंगे। जितना फासला 1 और 2 के दरमियान है उतना ही फासला दूसरी लाइन के दरमियान भी होगा, मतलब पहली और दूसरी लाइन के दरमियान। तो 2 3 4 5 मतलब लिखते हुए आसानी हो जाएगी। ये 2-3 बार आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे, कॉपी पेंसिल लेके बैठा करें, साथ कुछ ना कुछ लिखते रहा करें और समझते रहा करें। तो जब आप इसे लिखेंगे तो समझ में आ जाएगी कि ये किस तरह से बनेगा। लेकिन मतलब 1 से लेकर आपने 7 तक गिनती लिख दी, फिर 2 से लिख दी, फिर 3 से, फिर 4 से। तो आपने पहली लाइन में s ही लिखना है, यानी s1 के साथ s2 के साथ s 3s इस तरह से। फिर दूसरी में 2p 3p 4p 5p मतलब सारे p लिखने हैं। तीसरी रो में जो है वो d लिखने हैं और आखिरी में f। पहले हमेशा s पहले से शुरू होता है, दूसरे में भी होता है, तीसरे में भी होता है एंड सो ऑन। p हमेशा दूसरे से शुरू होता है, इसलिए दूसरे से स्टार्ट हुआ है, 1p नजर नहीं आएगा आपको। इसी तरह से आपको 2d नजर नहीं आएगा क्योंकि d हमेशा शुरू होता है तीसरे शेल से, और इसी तरह से f हमेशा शुरू होता है चौथे शेल से, इसलिए उसके साथ 4 लगेगा। जब आप ये लिख लें तो फिर आप ऐसी लाइन लगाएं जैसे हमने यहाँ लगाई है ब्लू कलर के अंदर 1s 2s 2p, यानी पढ़ना भी ऐसे है, यहाँ जाना है फिर वापस लौट कर आना है, 1s फिर 2s फिर 2p 3s फिर 3p 4s फिर 3d 4p, इस तरह करते जाएंगे और इस तरीके से आप एक लाइन लिख लेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे आप लिख सकते हैं 1s 2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। ये इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली आप लिख सकते हैं इसके ऊपर अगर इतने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो। अदरवाइज आप ये देखेंगे, मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर एक छोटा सी एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास एक एलिमेंट है कैल्शियम, और उस कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है 20। अब आपने इसको फिल करना है, यानी इसकी एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से। तो पहले लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। पहले देख लें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 6 8 10 और 6, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 19 20, यानी यहां तक आपके पास 20 तक गिनती पूरी हो गई है। तो इसका मतलब है कि अब आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, आगे भी लिख सकते हैं अगर इस तरीके से लिखना चाहें, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने वहीं तक करनी है जहां तक आप एटॉमिक नंबर कंप्लीट कर लें। तो इस तरह आप पीरियोडिक टेबल में मौजूद सारे के सारे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं। तो ये एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन है, और अगर आप लॉन्ग एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं उसका भी एक कुलिया है छोटा सा, वो भी आप लिख सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप लिखें स्कूल, मतलब आप एक ऐसे जुगाड़ लगाया हुआ है, तो ये देखें ये भी आसान है, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, फिर यानी आपने 2 दफा लिखना है स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल फिर पब्लिक स्कूल, फिर लिखना है डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, मतलब 2 दफा लिख दिया। फिर दोबारा लिखें फेडरल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल और फेडरल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, हर चीज 2 दफा लिखी है। लेकिन अब आपने करना क्या है, अब हमने ये करना है कि आपने s के साथ 1 लिखना है
और p के साथ 2 लिखना है, जैसे मैंने आपसे कहा 1p होता ही नहीं। इसी तरह से d के साथ 3 लिखना है और f के साथ 4 लिखना है। ये गिनती पूरी कर ली। अब इसके बाद आप चाहें तो पहला s 1 है तो दूसरा s 2 है, तीसरा s 3 है, चौथा s 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है और फिर 7 है। इसी तरह से पहला p अगर 2 है तो दूसरा p 3 से स्टार्ट है, 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 और फिर 7p। इसी तरीके से अगर पहला आपके पास ये 1s 2s 3s यहाँ पे आना था 4s और इसी तरह से 5s, ये आपके पास 6s, ये आपके पास 7s और ये आपके पास 8s, मतलब कुछ चीज़ रहना चाहिए दरमियान में। और अगर ये हमारे पास अब क्या गया d 3d, फिर अगला वाला 4d, फिर आपके पास 5d, फिर आपके पास 6d। तो पहला f आपके पास 4 तो दूसरा 5। तो ये भी तरीकाकार ठीक है। मतलब इसमें आपने स्कूल छोटा छोटा कर लें, स्कूल पब्लिक स्कूल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल इतना लिख लीजिएगा और फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से फिल हो जाएंगे। तो ये बड़ी आसान सी बात थी। मतलब आप किसी भी तरीके से, मैंने आपको 3 तरीके बता दिए, यानी बेस्ट तो तरीकाकार है। बेस्ट से मुराद ये कि जो एक्चुअल रूल है वो आपके पास n+l है, उसको हमने कैसे लेके आना है ताकि हम आसानी से समझ सकें। तो ये टेक्निक ठीक है। अगर ये टेक्निक डिफरेंट लगे या मतलब डिफिकल्ट लगती है अगर आपको, तो फिर आप ये आसान से लिख लीजिएगा। इस तरह आसानी के साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो आपके पास मतलब ऑर्बिटल्स की तरतीब है वो आप आसानी से लिख पाएंगे। आज के लिए इतना ही। आप स्टूडेंट्स के लिए अगर कोई ऐसी बात है जो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, आपको समझ नहीं आती, तो वो टॉपिक सा समझना चाहते हैं तो वो कमेंट्स में ज़रूर शेयर किया करें ताकि उसके मुताबिक हम उसको मज़ीद समझने के लिए आसान बना लें। क्योंकि हमारा मकसद यही है कि चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं समटाइम्स, तो उनको आसान करते रहे। ये चैनल आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा इंशाल्लाह। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा